हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 8 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे बच्चों। ये प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021 का है। तो आपका जो पेपर होगा वो इसी पैटर्न से आएगा जैसे हम उसको सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों आज मैं आपको साइंस का विज्ञान का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। बच्चों आपका जो समय होगा पेपर का वो रहेगा 2.5 घंटे। ठीक है बच्चों। और आपका जो पेपर है वो होगा 50 नंबर का, पूर्णांक है 50 नंबर का। तो बच्चों आपको जो निर्देश दिए होंगे जहां पर लिखा होगा नोट, तो उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों पहले आप पढ़िए प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है 1 से 11 तक, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन सही होता है तो हमें उस पर सही का निशान लगाना होता है और लिखना होता है कि कौन से नंबर वाला आंसर सही है। तो बच्चों पहला प्रश्न है हमारा, एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है फसल। क्या कहते हैं इसे? फसल। तो ए नंबर सही है तो हमने यहाँ पर ए भरना है। ठीक है। और दूसरा है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना कहलाता है। बच्चों वो होता है सिंचाई। जब हम फसल को पानी देते हैं तो उसे कहते हैं सिंचाई। तो बच्चों ये बे नंबर सही है तो हमने यहाँ पर बे भरना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सबके आंसर मैं आपको बता दूंगी। तो आप निर्देश पढ़कर आंसर दीजिएगा कि आपको कितने प्रश्न करने हैं, कितने नहीं करने हैं। तो बच्चों प्रश्न हमारा दूसरा हो गया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बच्चों इसका आंसर है जिंक। ए नंबर सही है तो हमने यहाँ पर ए लिखना है। अगला प्रश्न है चौथा, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रहता है। तो बच्चों ये संकटापन स्पीशीज। तो हमारा बे नंबर सही है तो हम यहाँ बे लिखेंगे। और प्रश्न 5वां है बच्चों आपका, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो बच्चों इसका आंसर बे है, कायांतरण। तो यहाँ पर हमने बे लिखना है। छठा है, मानव कर्ण के लिए श्रव्यता का परास है। तो इसका आंसर है बच्चों 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। तो ये ए नंबर सही है। तो बच्चों अगला है हमारा 7वां प्रश्न, निम्न में से विद्युत का सुचालक पदार्थ है, यानी बिजली का प्रवाह किस में होता है। रबड़ में नहीं होता बच्चों, कांच में भी नहीं होता, सूखी लकड़ी में नहीं होता, ये तो हमें बचाते हैं। तो करंट का मतलब हमें करंट किस चीज से आ सकता है, कॉपर यानी तांबा से। तो ये बे नंबर सही है। अगला बच्चों 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इसका आंसर है तांबे की छड़। तो इसका उत्तर बे है, हमने यहाँ पर बे लिख दिया है। अगला है बच्चों प्रश्न 9वां, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति किस विधि से अक्षरों की पहचान कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों ब्रेल लिपि यानी द। तो हमने यहाँ पर द लिखना है। प्रश्न 10वां, आग बुझाने में उपयोग में ली जाने वाली गैस है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग को बुझाने में मदद करती है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में सिलेंडर भी रखा होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। बाई चांस कभी आग लग जाती है तो उसका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों ए कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों 11वां प्रश्न है। ठीक है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर है कोल तार। तो ये बच्चों इसका आंसर है द। अब बच्चों प्रश्न संख्या 12 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक है। तो आपको निर्देश पढ़ना है। ठीक है। प्रश्न 12 से 21 तक के जितने भी प्रश्न है हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है। और 12 से 21 में से आपको कोई 7 प्रश्न हल करने हैं। तो बच्चों मैं आपको सारे प्रश्नों के आंसर बता दूंगी ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसका आंसर आप दे पाओ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा पहला यानी 12वां प्रश्न है। 11 प्रश्न तो हमने कर लिए, 1-1 नंबर वाले थे, अब 2-2 नंबर वाले हैं। ठीक है। तो 12 से 21 तक के हमें कोई 7 प्रश्न करने हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है,
रबी व खरीफ की फसलों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, खरीफ फसल के उदाहरण तो है धान और मक्का, और रबी फसल के उदाहरण है गेहूं, चना। और बच्चों प्रश्न संख्या 13, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? तो बच्चों सबसे पहले हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, यानी पिघल जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक होता है बच्चों, वो आग में अगर हम उसको गर्म करते हैं तो पिघलने लग जाता है और मुड़ भी जाता है आसानी से। अब है बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक चीजें जो एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो फिर ऊष्मा यानी गर्मी देकर उन्हें नरम नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण बेकेलाइट, मेलामाइन। तो बच्चों जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं इनको आग में डालने पर ये पिघलते नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट भी नहीं होते। आपने देखा होगा कि बर्तनों के पीछे जो हैंडल लगा होता है, जैसे कुकर का हैंडल होता है प्लास्टिक का होता है ना, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। या बिजली के जो स्विच होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों 14वां, ठीक है। निम्न गुणों के आधार पर धातु व अधातु का उदाहरण लिखिए। तो बच्चों हमें ये प्रश्न दे रखा है, इसका उत्तर देना, ठीक है। कमरे के तापमान पर द्रव धातु का नाम बताना है। तो ये है बच्चों मरकरी यानी पारा, जो थर्मामीटर में होता है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है, मरकरी पारा। अब दूसरा है बच्चों मिठाई पर पतली परत के रूप में लगाई जाने वाली धातु। तो आप देखे हो ना, बर्फी पर वो लगाई जाती है, एक वर्क लगाया जाता है सिल्वर कलर का, वो होता है बच्चों चांदी का बना होता है, ठीक है। और तीसरा है सजीवों के श्वसन में काम आने वाली गैसीय अधातु। तो बच्चों सजीव जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन की मदद से लेते हैं, ऑक्सीजन गैस से। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। 15वां प्रश्न है बच्चों हमारा, अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है बच्चों अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की दो विधियां निम्न प्रकार है। पहली है बच्चों मुकुलन और दूसरी है द्विखंडन। तो बच्चों आपका जो पेपर है इसी पैटर्न से आएगा, तो आप ध्यान से देख भी लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, ठीक है बच्चों। प्रश्न है बच्चों 16वां, घर्षण बल को परिभाषित करने वाले दो कारक बताइए। तो इसका उत्तर है बच्चों घर्षण बल सतहों के खुरदरेपन पर निर्भर करता है, और दूसरा है घर्षण बल का मान पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। 17वां प्रश्न है बच्चों, पौधा घर प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उस गैस का नाम बताइए जो विश्व उष्णन को बढ़ा रही है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों सूर्य प्रकाश में उपस्थित अवरक्त किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती हैं तथा अपने ऊष्मीय प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह तथा अन्य वस्तुओं को गर्म करता है। कुछ विकिरणें पृथ्वी की सतह तथा अन्य वस्तुओं द्वारा परावर्तित करके वायुमंडल को वापस भेज दी जाती है, परंतु पृथ्वी द्वारा परावर्तित की गई विकिरणें वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर आई विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। विकिरणों के कारण वायुमंडल के गर्म हो जाने को पौधाघर प्रभाव कहते हैं। बच्चों ऊपर हमसे पूछा गया कि कौन सी गैस है जो विश्व उष्णन को बढ़ा रही है। तो इसका उत्तर है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस विश्व उष्णन को बढ़ा रही है। तो ये गैसों के नाम है। अब बच्चों हमारा 18वां प्रश्न शुरू होता है। तो बच्चों ये हमारा पहला मॉडल पेपर है, इसी तरह से हम आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर करवा देंगे जिससे कि आपके क्लास में अच्छे नंबर आ पाए। अब बच्चों प्रश्न 18वां है, निम्न गैसों के पूरे नाम लिखिए। तो बच्चों पहला है सीएनजी। तो सीएनजी का क्या मतलब है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। और बच्चों दूसरा है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो आपको इस तरह से लिखना है और याद भी करना है।
प्रश्न 19वां है बच्चों, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? कौन से ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं? नाम लिखे। तो बच्चों 21 तक के जितने प्रश्न हैं उनके वो 2 नंबर का है, ठीक है। इसका उत्तर है बच्चों, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। अब बच्चों प्रश्न 20वां है, जल की बचत करने हेतु 5R यानी 5R से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों आप देखो यहाँ पर 5R लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जल को बचाने के लिए है। तो पहले R का मतलब है रिड्यूस यानी उपयोग कम करें। पानी का हमें उपयोग कम करना चाहिए, जितनी संभव हो कम पानी यूज करना चाहिए। अब दूसरा है बच्चों रीयूज, पुनः उपयोग करें, ठीक है। और तीसरा है बच्चों R, इस R का मतलब है रिसाइकिल, पुनः चक्रित करिए। और बच्चों चौथे R का मतलब है रिचार्ज यानी पुनः प्राप्त करिए। और पांचवें R का मतलब है रिस्पेक्ट, सम्मान करें। पानी की हमें इज्जत करनी चाहिए, उसकी वैल्यू रखनी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना आपको पता ही है हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो पानी की हमें कदर करनी है, सम्मान करना है, ठीक है। तो ये 5R जल को बचाने के लिए थे। अब बच्चों 21वां प्रश्न है, वनोन्मूलन के 2 कारण लिखिए। तो बच्चों पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है? तो बच्चों फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। तो बच्चों आप ये भी लिख सकते हो कि जनसंख्या बढ़ने के कारण भी पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे 12 से 21 तक के प्रश्न, दो जो थे 2 नंबर वाले सभी, ठीक है। और आपको कुल 7 प्रश्न करने थे। मैंने आपको बच्चों जितने भी प्रश्न थे सबके आंसर बता दिए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बच्चों प्रश्न संख्या 22 से 29 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, 3 नंबर का आएगा, ठीक है बच्चों। और प्रश्न जो 22 से 29 है उनमें से आपको कोई 5 प्रश्न हल करने हैं, लेकिन बच्चों मैं सभी के आंसर आपको बता दूंगी, ताकि जो आपको आसान लगेगा आप वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से आपका पेपर आएगा, सब निर्देश भी लिखे होंगे, तो आपको निर्देशों को जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चों प्रश्न है 22वां, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों आपको पता है कि हमें प्लास्टिक का यूज करने को मना किया जाता है। कई बार सरकार थैलियों पर बैन भी लगा देती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनका यूज करते हैं। तो ये कह रहे हैं जहां तक संभव हो प्लास्टिक का उपयोग ना करें। तो बच्चों इसका उत्तर होगा प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यानी प्लास्टिक को खत्म होने में बहुत साल लग जाते हैं। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक है, इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूल, बच्चों यह धूम आएगा, धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। यानी जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो बच्चों इससे विषैला धुआं फैलता है वायुमंडल में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है, जो कि हमारे अंदर शरीर में जाती है, जो हमें भी नुकसान पहुंचाती है। अतः जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए हमें। तो बच्चों ये आपका 22 नंबर प्रश्न था, हमने 29 तक करने हैं, 3 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर का होगा, ठीक है। अगला बच्चों 23वां प्रश्न है, रीता की बहन के शरीर में आयरन की कमी हो गई है, रीता को अपनी बहन के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो बच्चों आयरन की कमी से क्या होता है, शरीर में खून में आयरन यानी लोहे की कमी हो जाती है। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों आयरन एनिमल सोर्स यानी चिकन, फिश आदि से शरीर में आता है, उसकी उपलब्धता शरीर में अधिक होती है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि भोजन में मौजूद आयरन की शरीर में उपलब्धता बढ़ाते हैं। जैसे हमें बच्चों क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर में जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाए? तो बच्चों इसके लिए हमें फिश, चिकन, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप फिश चिकन खा सकते हो, अदरवाइज आप बच्चों फ्रूट जैसे संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, सब्जियां जैसे हरी सब्जियां होती हैं
ब्रोकली, टमाटर, आलू, मिर्च आदि ये खा सकते हो। ठीक है, तो रीता की बहन के शरीर में आयरन की कमी दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। रीता को अपनी बहन के लिए ये उपाय करने चाहिए, उसे ये चीजें खिलानी चाहिए। ठीक है, इन सभी चीजों में आयरन होता है बच्चों, पालक है, सेब है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न 23वां भी पूरा। अब बच्चों 24वां प्रश्न आएगा, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, ऐसे 2 उपाय बताइए जिनसे हम कागज की बचत कर सकते हैं। तो बच्चों आपको पता है कागज किससे बनता है, पेड़ों की मदद से। तो 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। ठीक है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए ताकि पेड़ों को कम से कम काटा जाए या ना के बराबर काटा जाए। ठीक है, इसलिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। तो कागज की बचत करने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पहला है कागज का पुनः उपयोग करना। आप पेंसिल से लिखते हो तो आप रब कर सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, कागज को फाड़ के फेंक देते हैं, दोबारा यूज नहीं करते, ये गलत बात है। कागज का हमें पुनः उपयोग करना चाहिए, कागज का पुनः चक्रण, कागज का मितव्ययिता से उपयोग करना चाहिए और जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। तो बच्चों ये आपका प्रश्न 24 भी हो गया है। अब बच्चों 25वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है, इसे कम करने के लिए हम क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। बच्चों जो आवाज हमें हमारे कानों को अच्छी ना लगे, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो वो होता है बच्चों ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से हानि क्या हानि होती है बच्चों, शोर प्रदूषण से अनेक व्याख्या संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे बच्चों अनिद्रा, नींद नहीं आती है, अति तनाव, तनाव हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है ना, आपने ब्लड प्रेशर के बारे में तो सुना होगा, जिसे बोलते हैं उच्च रक्तचाप, चिंता हो जाती है तथा अन्य बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में जो बच्चों ज्यादा तेज आवाज में रहता है वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता, जो उसकी सुनने की क्षमता होती है वो अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है, या तो बच्चों उसे सुनना बंद हो जाता है जो ज्यादा तेज आवाज में रहने लग जाता है, या उसे बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता या बहुत कम सुनाई देता है। अब बच्चों ध्वनि प्रदूषण को कम करने के हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम उपाय कर सकते हैं रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर आदि की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए, यानी कम आवाज में सुनना चाहिए इनको। दूसरा है सड़कों तथा घरों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण ना। घरेलू उपकरणों में सब शामक युक्तियां लगाई जानी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से होने वाले प्रभावों से अवगत कराया जा सकता है और स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। जो व्हीकल में हॉर्न लगा होता है उसे कम यूज करना चाहिए, जहां ज्यादा जरूरत हो वहीं लगा बजाना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न है 26वां, एक बिल्डिंग में आग लग गई है, आग बुझाने व आपातकालीन परिस्थितियों में आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो बच्चों मान लो बिल्डिंग में आग लग गई है तो आप उसको बुझाने के लिए क्या करोगे। तो बच्चों ये आप सीख लो इस उत्तर से, बाई चांस कभी ऐसी समस्या आ जाती है तो आप मदद कर पाओ आग बुझाने में। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर है आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेस यानी कि बचाव, अलार्म, कन्फाइंड, इवैक्यूएट को अपनाने की जरूरत है। बड़ी आग के मामले में लोगों को शांति से बिल्डिंग से बाहर निकाला जाना चाहिए। जहां मान लो बिल्डिंग तो बड़ी होती है ना बच्चों, तो उनको शांति से, जो अंदर लोग फंस गए आग के अंदर, उनको बड़े ही शांति से बाहर निकालना चाहिए। फायर बॉक्स को खींचकर अलार्म को बजा दे और सुरक्षित दूरी से कॉल करे। सभी दरवाजे, खिड़कियां व अन्य खुले द्वार बंद करे। इससे आगे बढ़ने के रास्ते में रेत के ढेर जैसे गैर दहनशील अवरोधों को लगाकर आकर प्रवाह को नियंत्रित करें और इमारत खाली करें।
जो इमारत के अंदर है, बिल्डिंग में है, उनको फटाफट बाहर निकाले, लेकिन इमारत में प्रवेश करते समय आवश्यक सावधानी बरतें। यदि आपको अंदर जाना पड़ रहा है तो आपको सावधानी से अंदर जाना है। यदि कोई व्यक्ति भूतल के अलावा किसी अन्य मंजिल पर है, तो बिल्डिंग में बच्चों बहुत मंजिलें होती है, भूतल होती है जो नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है। भूतल के अलावा किसी अन्य मंजिल पर है तो उसे किसी भवन को खाली करना और लिफ्ट का उपयोग नहीं करके सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। लिफ्ट के अंदर से नहीं आना चाहिए, बाई चांस वो ऊपर है तो उसे सीढ़ियों से नीचे आना चाहिए, लिफ्ट के जरिए नहीं आना चाहिए। यदि कोई अंदर फंसा है तो दमकल, फायर ब्रिगेड कर्मियों को सूचित करे और किसी भी परिस्थिति में इमारत में दोबारा प्रवेश ना करे। तो बच्चों इस तरह से आपको ये काम करना है, ठीक है, उनकी मदद करनी है इस तरह से। अब बच्चों 27वां प्रश्न है, सीएनजी व एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या क्या लाभ है। तो बच्चों इसके लाभ निम्नलिखित है। ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, इनका लगभग पूर्ण दहन हो जाता है, जलने के बाद अपना कुछ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। आपके घर में गैस है ना, आप खाना बनाते हो जिस पर, देखते हो उसमें राख नहीं आती है ना, ये जलने पर कोई अवशेष यानी राख नहीं छोड़ते। आप लकड़ी जलाते हो तो राख आ जाती है, कोयले आ जाते हैं, लेकिन इसको जलाने पर ऐसा नहीं होता है। ये अपेक्षाकृत सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इनका ज्वलन ताप कम होता है, इन्हें आसानी से संग्रह तथा परिवहन किया जा सकता है। इन्हें घरों तथा कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है तथा आपूर्ति पाइपलाइनों के माध्यम से की जा सकती है। तो बच्चों ये इसके फायदे थे सीएनजी और एलपीजी के, ठीक है। अब बच्चों 28वां प्रश्न है, व्यक्तिगत स्तर पर आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कोई 3 उपाय बताइए। जल प्रदूषण को, जल गंदा होने से आप कैसे बचा सकते हो। तो बच्चों इसका आंसर है, जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु नालों की नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए। खड़े हुए पानी में बच्चों क्या होता है, बदबू आ जाती है, मक्खियां मच्छर भी हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, तो इसलिए जो नाले हैं उनकी रेगुलर नियमित सफाई करनी चाहिए। दूसरा है, ग्रामीण इलाकों में जल निकास हेतु पक्की नालियों की व्यवस्था नहीं होती है, इस कारण इसका जल कहीं भी अस्त व्यस्त तरीके से चला जाता है और किसी नदी, नहर आदि जैसे स्रोत तक पहुंच जाता है। इस कारण नालियों को ठीक से बनाना और उसे जल के किसी भी स्रोत से दूर रखने आदि कार्य भी करने चाहिए। बच्चों तीसरा है, कई उद्योग वस्तु के निर्माण के बाद शेष बची सामग्री जो कि किसी भी कार्य में नहीं आती है उसे नदी आदि स्थानों में डाल देते हैं। कई बार आसपास के इलाकों में भी डालने पर वर्षा के जल के साथ यह नदी या अन्य जल के स्रोतों तक पहुंच जाता है। इस प्रदूषण को रोकने हेतु उद्योगों द्वारा सभी प्रकार की शेष बची सामग्री को सही ढंग से नष्ट किया जाना चाहिए, उन्हें जल में नहीं बहाना चाहिए। अब बच्चों 29वां प्रश्न है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, स्वेटर उतारते समय घर्षण के साथ यानी रगड़ होती है, घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है। इन आवेशों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण चट चट की आवाज सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। अब बच्चों प्रश्न देखिए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, वापस हमें निर्देश दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 30 से 33 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, ठीक है। ऊपर के बच्चों थे 3 नंबर के प्रश्न, उससे पहले हमने 2 नंबर के किए थे और सबसे पहले 1 नंबर का किया था। अब बच्चों 30 से 33 तक के जो प्रश्न है वो 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न में चित्र भी दे रखा है जो कि 2.5 नंबर का होगा, ठीक है। अब हमें 30 से 33 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सभी प्रश्न हल करवा रही हूँ, आपको 2 ही करने हैं, आप ध्यान से करिएगा वहां पर, ठीक है। हमारा बच्चों 30वां प्रश्न है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्त काल कितना है। मानव, देखो एक प्रश्न तो बच्चों ये आ गया, ठीक है, 5 नंबर का है तो ये 2.5 नंबर का हो गया, ठीक है। अब इसके साथ ही चित्र भी दे रखा है।
मानवकरण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये हो गया बच्चों 2.5 का, हमने ऊपर पढ़ा था ना, हर चित्र 2.5 नंबर का है और जो प्रश्न दे रखा है वो भी 2.5 नंबर का है। तो बच्चों पहले हम इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, मच्छर की कंपन का आवर्तकाल कितना होगा। तो बच्चों आवर्ती कितनी है, आवर्ती है 500 हर्ट्ज और आवर्तकाल है बच्चों निकालना है हमें, ठीक है। यहाँ पूछे ना आवर्तकाल कितना है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, अभी हमें निकालना है। तो बच्चों इसके लिए आवर्तकाल निकालने का सूत्र होता है बच्चों 1/आवृत्ति। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक, 1/आवृत्ति। अब बच्चों 1 आ जाएगा 500, ठीक है। और जब आप इसका भाग करोगे तो उसका उत्तर आएगा 0.002 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो इसका आवर्तकाल निकला है 0.002 सेकेंड। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये हमारा आवर्तकाल वाला प्रश्न सोल्व होता है। अब आपको चित्र बनाना था बच्चों कान का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना मानव कर्ण, कर्ण का मतलब कान का चित्र बनाना है। तो बच्चों आपको इस तरह से चित्र बनाना है, ठीक है। ये आपके 2.5 नंबर का हो जाएगा। तो चित्र तो बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे आपको तभी आएगा बनाना, ठीक है। तो अब बच्चों हमारा 31वां प्रश्न है। हर प्रश्न के साथ बच्चों चित्र दे रखे हैं, हमें कोई 2 ही करने। 31वां प्रश्न है बच्चों, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब बच्चों एक प्रश्न तो ये हो गया, ठीक है, 2.5 नंबर का। और फिर दूसरा है जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये पहले प्रश्न का जो हमने पूछा है ना, हम क्या कर सकते हैं तक का, ये आ गया पहला प्रश्न, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। इसे चालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे बच्चों मैं आधा आएगा, ठीक है, अम्ल की मिला देनी चाहिए। तो बच्चों ये था इसका उत्तर। अब हम करेंगे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के प्रयोग का सचित्र वर्णन करना है। तो बच्चों चित्र वाला है 2.5 नंबर का, ये हो गया बच्चों आपका, और 2.5 नंबर का आपको ये करना है, ठीक है। चित्र बनाना है फिर इसका वर्णन भी करना है। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए, यानी इसमें पानी डालना है। ये बर्तन में क्या करना है आपको, पानी डालना है। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदे मिला दीजिए। इस पानी में आपको नमक डालना है या फिर आप नींबू का रस डाल दीजिएगा, ठीक है। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहे। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यान पूर्वक देखिए। हम इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं। तो बच्चों ये आपका इस प्रश्न का उत्तर था 31वां, ठीक है। अब हम करेंगे 32वां प्रश्न। आपको 2 करने हैं, ठीक है। जो 2 आपको याद हो जाए आप कर लीजिएगा। अब प्रश्न है बच्चों 32वां। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, इसके साथ बच्चों ये प्रश्न भी दे रखा है, ठीक है, 2.5 नंबर का मानव नेत्र का बनाना है। तो पहले हम ये कर लेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अंधेरे कमरे में वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं। किसी को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे, हमारी आंखों में आए। हाँ, हम कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश अब वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हो सकता है। तो ये हो गया आपका 2.5 नंबर का उत्तर, ठीक है। अब 2.5 का आपको करना है, चित्र बनाना है मानव नेत्र का, आंख का चित्र बनाना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आंसर आपका नहीं है, ठीक है, ये मिस्टेक से आ गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये चित्र बनाना है और ये वाला करना है प्रश्न का उत्तर, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, मैंने क्रॉस कर दिया है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बच्चों प्रश्न 33वां। तो बच्चों आपका लास्ट प्रश्न है, अंतिम, ठीक है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं
तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए बच्चों। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 2.5 नंबर का। फिर है चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो बच्चों हम पहले 2.5 नंबर वाला कर लेते हैं, ठीक है। मानव शरीर विद्युत का चालक है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो आवेश शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। तो बच्चों ये ऊपर वाले का उत्तर था 2.5 नंबर का। और ये बच्चों जो चित्र वाला था, तो इसका आंसर ये आएगा बच्चों, ये आपको चित्र बनाना है, ठीक है। किसी आवेशित वस्तु की पहचान विद्युतदर्शी नामक उपकरण से होती है। विद्युतदर्शी में प्राय धातु की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर धातु का एक गोला या डिस्क चक्रिका जुड़ी होती है। धातु की छड़ के दूसरे सिरे पर धातु की 2 पन्नी अथवा पत्र बड़े होते हैं। ये पत्र कांच में एक जार में बंद होते हैं। यदि कोई अनावेशित वस्तु विद्युतदर्शी की धातु की छड़ के संपर्क में लाई जाती है तो इसके पत्रों में कोई अपसरण नहीं होता है। दूसरी ओर यदि इसके संपर्क में कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो इसके पत्र अपसारित हो जाते हैं। आवेशित वस्तु को हटा लेने पर भी पत्र अपसारित होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका जो आज का मॉडल पेपर था साइंस का वो कंप्लीट होता है। आप ध्यान से करिएगा, आपका पेपर है इसी तरीके से आएगा, ठीक है बच्चों। आपको सभी निर्देश भी पढ़ने हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर यहाँ पर आपके सामने ला सकूं और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।